हेलो फ्रेंड्स। आज सैटरडे है और सैटरडे को हम एक सेक्टर स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर बनाते हैं। आज का जो वीडियो है वो रेलवे के सेक्टर के स्पेसिफिक होने वाला है। रेलवे सेक्टर को लास्ट सैटरडे में भी हमने कवर किया था जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट स्टॉक की बात किया था। आज उसी सीरीज का रेलवे सेक्टर का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक को कवर करने जा रहे हैं। तो वो था गवर्नमेंट सेक्टर का, यह है प्राइवेट सेक्टर का। लास्ट वीक में जो हमने सैटरडे में कवर किया था रेलवे का, तो उसमें हमने बात किया था कि रेलवे भारत की जीवन रेखा है। अगर भारत का विकास चाहिए तो रेलवे को विकास करना पड़ेगा, या उल्टा कर लीजिए कि अगर रेलवे का विकास करेंगे तभी भारत का भी विकास होगा। यानी विकसित भारत के लिए विकसित रेलवे, मॉडर्नाइज्ड रेलवे जरूरी है। तो इसलिए भारत सरकार मजबूरन रेलवे का विकास करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, क्योंकि रेलवे के बिना विकास किए भारत का विकास संभव नहीं हो सकता। अगर रेलवे का विकास होगा तो रेलवे में दो तरह की बिजनेस होती है, एक पैसेंजर एक गुड्स या फ्रेट का लीजिए, तो दोनों को पैरेलल विकास करना पड़ेगा। तो ये भारत सरकार दोनों को, पैसेंजर और गुड्स दोनों को समान गति से वैल्यू दे रही है, बट ज़्यादा फोकस्ड किस पे है। तो हम इसी को समझने के लिए, और दूसरा जो अभी कुछ समय पहले से रेलवे के कुछ स्टॉक में बहुत भारी वृद्धि आ गई है, बहुत तेज रिटर्न दे रही है कुछ स्टॉक तो एकदम धमाल मचाए हुए। तो वो ऐसा क्यों है, उसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी को समझना पड़ेगा। और दूसरा कि आगे आने वाले समय में कौन कौन से स्टॉक की डिमांड बढ़ने वाली है उसको भी समझना पड़ेगा, तभी हमें रेलवे का स्टॉक कॉन्फिडेंस के साथ खरीद सकते हैं और उसमें बने रह सकते हैं। और उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा नेशनल रेलवे प्लान, जो कि आपके सामने है, नेशनल रेल प्लान विजन 2030। ये इसमें जो भी टारगेट दिए गए हैं वो 2030 तक हासिल करना पड़ेगा। और ये देखिए सोर्स क्या है, पीआईबी, जो कि गवर्नमेंट साइट है और एक साल पहले आया है, 2022 में ये आया है। और पीआईबी का साइट है, यानी कि इसमें जो भी जानकारी आपको मिल रही है वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल सही जानकारी मिल रही है। तो अगले स्टॉक को समझने के लिए आप नेशनल रेल प्लान के हाइलाइट्स को, सिर्फ यहाँ पे बहुत कुछ बताने का है बट सिर्फ हाइलाइट को, जो मेन मेन पॉइंट है उसको जिक्र करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, वीडियो लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप फोकस्ड होकर समझेंगे इसको, तो आपको पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में हमें बने रहना है, कौन से में हमें जाना है। तो चलिए बात करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए, इसके सिर्फ सीधे आते हैं हाईलाइट पे। अगर हाईलाइट की बात करें ना, तो सबसे पहला देखिए हाईलाइट ये है कि मॉडल शेयर ऑफ रेलवेज इन फ्रेट 45% तक बढ़ा के ले जाएंगे। अभी कितना है, 28% है। 28% मतलब कि जितना लॉजिस्टिक जो सामान इधर से उधर फ्रेट होता है, माल इधर से माल की ढुलाई होती है, उसमें रेलवे का कंट्रीब्यूशन 28% है। अभी सबसे ज़्यादा है कंट्रीब्यूशन रोड का। तो रोड का जो कंट्रीब्यूशन है 60% से के आसपास है, उसको घटा कर करके अभी जो रोड वन नंबर वन है, उसको कह रहा है कि रेलवे को नंबर वन बनाना है। क्योंकि रेलवे क्या होता है, फास्ट चलता है, इसमें परेशानियाँ दिक्कत का कम है, और ये जो है कम रेट पे मतलब सस्ता भी पड़ता है। तो इसलिए रेलवे के फ्रेट को जो कंट्रीब्यूशन है वो नंबर वन बढ़ा के 45% तक ले जाने की बात किया जा रहा है। तो इस पॉलिसी का सबसे मेन पॉइंट तो एक निकल के आया है कि फ्रेट पे ज़्यादा जोड़ है पैसेंजर से। तो ये क्योंकि यहीं से सरकार को ज़्यादा इनकम भी होता है, और भारत के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉजिस्टिक पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी भी 2022 में बनी है, उसका भी यही मोटो है कि लॉजिस्टिक का जो कॉस्ट है उसको कम किया जाए, और जिसमें रेलवे के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंसी है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि फ्रेट के ऊपर बहुत जोर है। दूसरा पॉइंट देखिए, ट्रांजिट टाइम को कम करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेलवे की स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। फ्रेट ट्रेन की स्पीड जो है, यहाँ भी फ्रेट पे ही जोड़ है, एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर कर रहा है कि हमें लाना पड़ेगा। ये भी इसका दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट की बात करें तो ये कहा जा रहा है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे, मतलब जो भी रेलवे है 100% इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो जोर दिया जा रहा है इस पॉलिसी में कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे। अगेन फ्रेट पे ज़्यादा जोर है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसमें सिर्फ मालगाड़ी चलेगी, पैसेंजर गाड़ी नहीं चलेगी। फिर है न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे, पैसेंजर हो या फ्रेट कॉरिडोर की, फ्रेट की बात हो, दोनों के लिए एकदम रेल स्पीड, जो हाई स्पीड जो होता है ना, हाई स्पीड के लिए अलग से ही कॉरिडोर बनेगा, जिसमें कम स्पीड वाली ट्रेन नहीं चलेगी। तो ये किया जा रहा है। अगला जो जोर दिया जा रहा है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि रोलिंग स्टॉक रिक्वायरमेंट फॉर पैसेंजर, पैसेंजर के लिए जो डब्बा और कोच की जरूरत पड़ती है उसको भी एसेस करेगा, और वैगन रिक्वायरमेंट फॉर फ्रेट, माने मालगाड़ी के लिए जो डब्बा की जरूरत पड़ती है, जो वैगन की जरूरत पड़ती है, दोनों को सरकार एसेस करेगी। यानी कि दोनों की रिक्वायरमेंट जो है उसको पूरा करने के लिए इससे रिलेटेड कंपनी को ऑर्डर मिलने वाला है। नेक्स्ट जो बात किया जा रहा है कि असेस एसेस लोकोमोटिव रिक्वायरमेंट, लोकोमोटिव मतलब इंजन,
वो भी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो है उसकी भी पूर्ति सरकार करने जा रही है। उसके भी जो रिक्वायरमेंट है उतनी भी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड ये ऑर्डर प्लेस करेगी और ये अपना ये अब उसको पूरा करेगी। वो भी किस लिए? इंक्रीजिंग फ्रेट मॉडल शेयर। जो हम फ्रेट कर रहे हैं कि 45% तक ले जाएंगे, 28 से 45%। तो आपके पास इंजन चाहिए, आपके पास डब्बा चाहिए, बैगन चाहिए, तभी तो होगा। तो बैगन और डब्बा तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा सिग्नलिंग सिस्टम, सिंगल लाइन से डबल लाइन बनाना पड़ेगा, अलग से फ्रेट कॉरिडोर बनेगा तो उससे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड स्टॉक है उसकी भी वृद्धि होगी। तो ये सब जो है ना आपको पता चल रहा है कि किस स्टॉक पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उसके बाद इस पे ये भी जोर दिया जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाएगा। देखिए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात किया जाएगा। रेलवे ऐसा सेक्टर था जो पूरा 100% गवर्नमेंट के पास था, बट धीरे-धीरे कर प्राइवेट सेक्टर को लेके आएँगे। इसलिए प्राइवेट सेक्टर का स्टॉक इनमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। और किस लिए लाएँगे? देखिए, ऑपरेशन में लेके आएँगे, मतलब रेलवे को चलाने में, और ओनरशिप ऑफ रोलिंग स्टॉक के ओनरशिप में भी, और डेवलपमेंट ऑफ फ्रेट, फ्रेट के भी डेवलपमेंट में, और पैसेंजर टर्मिनल, टर्मिनल मतलब स्टेशन हो गया। जो रेलवे स्टेशन है और जो मालगाड़ी के अलग स्टेशन बन सकता है उसको टर्मिनल बोला जा सकता है। तो टर्मिनल जो है या रेलवे स्टेशन कह लीजिए, उसके विकास में भी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो ये तो मोटी मोटी बातें थी। इससे हमें पता चल गया कि रेलवे में जो रेल प्लान जो है वो 2030 तक हासिल करना है, बहुत कम समय में, यानी बहुत तेज गति से इस पर काम होगा। इससे जुड़े स्टॉक में 2030 तक तो मतलब भूचाल रहेगा। मतलब आप रेलवे में पैसा लगाइए, 2030 तक अगर ये रेलवे 45% कर रहा है कि हम ले जाएंगे अपना कंडीशनल फ्रेट कॉरिडोर, तो आपके जो रेलवे से जुड़े स्टॉक जो आपको रिटर्न देगा ना, वो भी धमाल मचा देगा। आपको वो भी समझ लीजिए कि बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है 2030 तक। 2030 तक मतलब सरकार ने कहानी गढ़ दी है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। तो स्टॉक भी क्यों रुकेगा? क्योंकि फाइनली इसको सप्लाई कौन करेगा? कंपनी करेगी। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात की गई है, तो प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक अगर भागता है, अगर अच्छा कमाई करता है, तो उसके रिटर्न बना के देगा ही देगा। तो हमें उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। चलिए बात करते हैं अब स्टॉक को। ये देखिए, रेलवे से जुड़े जो प्राइवेट सेक्टर के स्टॉक है उसको हम आपके सामने रख रहे हैं। कुल मिलाकर के हम जो आज बात करने जा रहे हैं, 3, 3, 6, 8 स्टॉक है। ये देखिए, सीमेंस, JWL, आरके फोर्ज, टीटागढ़, टेक्स रेल, ओरी रेल, BCPL और सिमको। इस पे जो हमने बात किया था अभी नेशनल रेल प्लान का कि हम वो जो है अ, जो रेलवे इंजन है, 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे इंजन, उसकी रिक्वायरमेंट को एसेस करेगा और उसको जो है ये रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सरकार इसमें टारगेट रखा है। देखिए, इससे जुड़ा स्टॉक सबसे बढ़िया सीमेंस। सीमेंस जो है, सीमेंस बहुत बढ़िया स्टॉक है, पुराना स्टॉक है और बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी है ये। सीमेंस का नाम है सीमेंस लिमिटेड। ये एक आईटी कंपनी है बेसिकली। बेसिकली ये देखिए आईटी कंपनी है। इसका अगर हम देखें, देखिए आईटी कंपनी है फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्ट फॉर रेल एंड रोड, ट्रांसमिशन एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो ये बहुत तरह के बिजनेस करती है, जिसमें कि एक ट्रांसपोर्ट भी है, और इसी ट्रांसपोर्ट बिजनेस से हम जो है इसमें आपको रेलवे में इसको क्यों रखा गया है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये रेल का सिर्फ बिजनेस नहीं करता है, बट रेलवे का ये क्या है, एक ट्रस्टेड पार्टनर है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे, ये देखिए, ये रेलवे का एक ट्रस्टेड पार्टनर है इंडियन रेलवे का। किस किस चीज़ के लिए? सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रोलिंग स्टॉक। तो हमने ये तीनों की बात किया था कि नेशनल रेल प्लान में इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी जोड़ है, रोलिंग स्टॉक पे भी जोड़ है, और सिग्नलिंग पे भी जोड़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोड़ है। तो इन तीनों चीज में ये एक पार्टनर है इंडियन रेलवे का, सदियों से, करीब 60-70 साल से इसका पार्टनर है। और देखिए, इसने अभी क्यों स्टॉक इन न्यूज में है, अभी जस्ट 2023 की बात है, ये देखिए जनवरी 23 की बात है। ये गॉट बिगेस्ट लोकोमोटिव ऑर्डर इन इट्स हिस्ट्री। सीमेंस कंपनी के हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, जितने एक सिंगल ऑर्डर मिले हैं, सबसे बड़ा सिंगल ऑर्डर अभी इंडियन रेलवे ने दिया है लोकोमोटिव बनाने का। भारत सरकार का इंडियन रेल प्लान में था कि लोकोमोटिव की रिक्वायरमेंट को एसेस करेंगे, 100% इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का। वही इसने देखिए 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ऑर्डर 11 साल में बना के देना है सीमेंस कंपनी को, इंडियन रेलवे को, और उसके बाद 35 ईयर्स तक उसका मेंटेनेंस भी इसी कंपनी को करना है। टोटल जो ऑर्डर है वो 26,000 करोड़ का है। ये ऑर्डर कब का है? जनवरी 2023 का है, इसी साल का है।
इसी साल जनवरी 23 में ऑर्डर मिला रेलवे से इस कंपनी को, और सोच सकते हैं कि 26,000 करोड़ का ऑर्डर, कितना बड़ा ऑर्डर है, उतना बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। तो इसके स्टॉक में और भी 11 साल में इसको बना करके देना है, मतलब अगले 11 साल तक। तो ये जब बना के देगा तो रेलवे इसको पेमेंट करेगी, तो पेमेंट इसको एक ही बार नहीं आएगा, पेमेंट धीरे धीरे हर साल आएगा। यानी कि इनके बिजनेस में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक ही बार आ गया, तो एक तो समझिए कि जान फूंक दिया। इंडियन रेलवे की कृपा से इस स्टॉक में जो है वृद्धि होने वाली है। बट देखते हैं कि क्या जनवरी से अगस्त तक के बीच इसमें वृद्धि हुई कि नहीं हुई, इसने क्या कमाई करके दिया और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। तो ये सबसे बड़ा, सीमेंस कंपनी खुद डिक्लेयर करती है कि मेरे कंपनी के पास सिंगल एक ऑर्डर की अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा ऑर्डर है ये। चलिए बात करते हैं सीमेंस का। सीमेंस जो है, सीमेंस एक देखिए लार्ज कैप है। सीमेंस एक लार्ज कैप कंपनी जिसका मार्केट कैप है 1,34,807। बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब स्टेबल कंपनी। आप सोचेंगे कि माइक्रो कैप टाइप का एकदम भागेगा और 100% साल में रिटर्न देगा, तो ऐसा ये नहीं करेगा, क्योंकि लार्ज कैप कंपनी है। इतना बड़ा और कितनी बड़ी कंपनी बनेगी। तो ये इसका जो प्राइस चल रहा है 3786 का चल रहा है। अब चलिए इसको हम जो है अभी बाकी चीज़ें बात करते हैं। इसका पी देखिए बहुत हाई है, 76 के पी पे ट्रेड कर रहा है, और आर ओ सी आर ओ कितना है, 15 और 14 का है। तो चलिए बाकी चीज़ें हम बाद में बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे और तीसरे और चौथे स्टॉक, ये तीन स्टॉक पे एक साथ बात करते हैं। दूसरा नेशनल रेल प्लान में बात किया गया था कि वैगन रिक्वायरमेंट और स्टॉक रोलिंग रिक्वायरमेंट को भी एसेस करेंगे और उससे जुड़े चीज़ को हम तुरंत पूरा करेंगे। सीधी सी बात है, अगर 45% फ्रेट कॉरिडोर की लक्ष्य को हासिल करना है तो रेलवे इंजन और रेलवे का जो डब्बा है वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो रेलवे इंजन से बिजनेस से जुड़ा हुआ था सीमेंस, जो कि सबसे बड़ा ऑर्डर भी मिला उसको। और वैगन और जो रोलिंग स्टॉक है उससे जुड़ा हुआ है ये तीन कंपनी। जुपिटर वैगन जो कि जेडब्ल्यूएल से के नाम से ट्रीट करता है, रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड जो कि आरके फोर्ज के नाम से ट्रेड करता है, और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जो कि टीटागढ़ के नाम से ये स्टॉक जो है ट्रेड करता है। तीनों का बिजनेस क्या है, बिजनेस समझते हैं, तीनों के बिजनेस को समझते हैं तब आपको पता चलेगा। ये देखिए तीनों के बिजनेस है। जेडब्ल्यूएल का क्या बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग मेटल फैब्रिकेशन कंप्राइजिंग लोड बॉडीज फॉर कमर्शियल व्हीकल्स, रेल फ्रेट बैगन्स एंड कंपोनेंट्स। तो हमने देखा कि ये बैगन्स, रेल बैगन्स ये बनाता है, और साथ ही कमर्शियल व्हीकल जो है ना उसके लिए भी ये कंपनी काम करती है, जो लोड लोड मतलब जो सामान एक जगह से लोड करके दूसरे जगह ले जाते हैं उसमें मतलब व्हीकल से ले जाएं या रेल से ले जाएं, दोनों में ये काम करती है। एंड कंपोनेंट्स, साथ ही ये डिफेंस सेक्टर में भी जो है ना इनसे जुड़ी एक्टिविटी जो है वहाँ के जो बिजनेस है, एक्टिविटी है, उसमें भी ये कंपनी काम करती है। आरके फोर्ज की बात किया जाए तो आरके फोर्ज जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फोर्ज्ड कंपोनेंट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल मतलब गाड़ियों से जुड़ा हुआ, रेलवे बैगन रेलवे से जुड़ा हुआ, कोच और इंजीनियरिंग पार्ट। तो रेलवे बैगन, कोच और इंजीनियरिंग पार्ट रेलवे का ये भी बनाता है, ये भी बैगन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये भी आरके फोर्ज भी तैयार है, ये भी उसी में काम करती है। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल का भी ये काम करती है। तीसरा बात की जाए टीटागढ़ का, तो टीटागढ़ देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्रेट वैगन्स, ये भी फ्रेट वैगन्स बनाती है, पैसेंजर कोच बनाती है, और मेट्रो ट्रेन भी बनाती है, ट्रेन इलेक्ट्रिकल्स भी बनाती है। और क्या क्या है इसमें, तो देखिए स्टील कास्टिंग, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, ब्रिज भी बनाती है और शिप्स बनाती है। मतलब ये भी इसकी रेलवे के साथ साथ डिफेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर पे और बाकी चीज़ें पे भी ये काम करती है। बट इनका जो कहा जाता है 70% रेवेन्यू जो है इसी रेलवे से ही आता है इसका भी। तो ये तीन कंपनी वैगन से जुड़ी हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है, क्योंकि ये तीन स्टॉक ना धमाल मचा के रख दिया है। जुपिटर वैगन, आरके फोर्ज और टीटागढ़, तीनों वैगन से जुड़ा हुआ है। तीनों देखिए मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तीनों मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। अगर मार्केट कैप चेक करेंगे तो सबका जो है 10,000, 13,000, 10,400 और 10,400, मतलब कि मार्केट कैप भी लगभग तीनों का बराबर है। और तीनों का अगर बात किया जाए प्राइस, तो देखिए जुपिटर वैगन 345 पे ट्रेड कर रहा है, आरके फोर्ज 654 पे और टीटागढ़ 818 पे। पी रेशियो देखेंगे तो 76, जुपिटर बैगन का 76 और आरके फोर्ज का 38, टीटागढ़ का 60। यानी कि जुपिटर बैगन और टीटागढ़ ये तो काफ़ी कॉस्टली हो रखा है 76 और 60 का। आरके फोर्ज अभी भी थोड़ा सस्ती मिल रहा है। अगर आर सीन आर की बात करेंगे तो तीनों का आर सीन आर लगभग बराबर है, 20 से 25% के बीच है। और जैसे सबसे बढ़िया कहेंगे तो जुपिटर बैगन है आर सीन आर में, फिर उसके बाद आरके फोर्ज है, फिर उसके बाद टीटागढ़ है। तो ये तीन स्टॉक हो गया। अब इन चार स्टॉक के बिजनेस को पहले हम देख लेते हैं, इन चार स्टॉक का। देखिए अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं सीमेंस। सीमेंस हम चार स्टॉक की बात कर रहे हैं, सीमेंस,
जुपिटर बैगन, आरके फोर्ज और टीटागढ़, इन 4 स्टॉक की सिर्फ बात कर रहे हैं, बाकी सारे पैमानों की। तो डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात किया जाए तो सीमेंस के ऊपर देखिए डेट बिल्कुल नहीं के बराबर है, इसलिए इस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 80 के आसपास है, जिसकी चिंता की कोई बात ही नहीं है। जुपिटर बैगन में भी देखा जाए तो लोन बहुत कम है, 0.36, इसलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10 के ऊपर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आरके फोर्ज की बात किया जाए तो आरके फोर्ज के पास देखिए लोन है, 1 के ऊपर है इसका डेट टू इक्विटी रेशियो, बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 के भी ऊपर है, इसलिए डेट होने के बावजूद डेट को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, इसलिए चिंता की यहाँ भी बात नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4 का इसका भी है। टीटागढ़ के पास देखिए लोन कम है, 0.37 ही है, बट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका भी 4 ही है, मतलब इंटरेस्ट इस देने के बाद भी ये समझिए उसका 3 गुना जो है प्रॉफिट के लिए इस कंपनी के पास भी बच जाता है। अगर हम बात करें अब जो है प्रमोटर होल्डिंग और पब्लिक होल्डिंग की, तो देखिए सीमेंस में यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, 75% प्रमोटर के पास है, पब्लिक के पास सिर्फ 9% है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। मतलब चिंता की मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। जुपिटर बैगन का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, 70% से ऊपर प्रमोटर के पास, पब्लिक के पास सिर्फ 25%। आरके फोर्ज और टीटागढ़ इन दोनों में सेम स्थिति है, मतलब 50% से नीचे, 45 से 50% के बीच प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास 30 से 35% के बीच है। तो ये आरके फोर्ज और टीटागढ़ भी ठीक है, इसमें तो खराब नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जो बच गया वो एफआईडीआई के पास है, तो एफआईडीआई के पास भी होना कोई बुरी बात नहीं है, वो भी अच्छा ही माना जाता है। तो ये तो हमने देखा कि प्रमोटर होल्डिंग और पब्लिक होल्डिंग में सारे स्टॉक ठीक है। लोन के मुकाबले में देखा सारा स्टॉक ठीक है, तो लोन और प्रमोटर होल्डिंग में तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर लिस्टिंग की बात किया जाए तो ये देखिए 2005 से ट्रेड कर रहा है, ये 2010 से, ये 2005 से, ये 2008 से। तो लिस्टिंग की बात किया जाए तो हर स्टॉक लगभग 10 साल पहले से ट्रेड कर रहा है। इस 4 स्टॉक की अभी हम बात करें 10 साल पहले से, 10 साल से ज़्यादा समय हो गया ट्रेड करते हुए। अब देखते हैं रिटर्न कौन कितना दे रहा है। देखिए ये रिटर्न सिर्फ 4 स्टॉक की बात कर रहे हैं अभी। ये देखिए रिटर्न, ये 5 साल का है, ये 3 साल का, ये 1 साल का। अभी 5 साल, 3 साल और 1 साल की बात करें तो सीमेंस देखिए कितना बढ़िया रिटर्न दे रहा है। 30% एनुअल रिटर्न दे रहा है 5 साल में, माने 5 साल से जो रखे हुए 30% हर साल वो रिटर्न कमा रहा है, और 3 साल में ये रिटर्न 45% हो गया, 1 साल में 30%, 1 साल में भी 30% दिया है, लास्ट 1 साल में भी। जुपिटर बैगन की बात किया जाए तो पिछले 5 साल में हर साल 90% के हिसाब से रिटर्न दिया है इसने, और 3 साल की बात किया जाए तब तो 182%, और 1 साल में, पिछले 1 साल में 362% का रिटर्न दिया है, मैंने पैसा 4 गुना कर दिया है। आप सोच सकते हैं क्या धमाल मचाया इस स्टॉक ने। आरके फोर्ज की बात किया जाए तो पिछले 5 साल में 40% का रिटर्न है, 3 साल में 134% और 1 साल में 242%, मतलब 1 साल में इसने भी 2.5 गुना, 3.5 गुना पैसा कर दिया। टीटागढ़ की तो खैर कहना ही नहीं है, टीटागढ़ 56% 5 साल में, 155% 3 साल में, और 1 साल में तो 418%, मतलब 5 गुना कर दिया इसने 1 साल में पैसा। 1 साल में अगर एक किसी ने 1000 लगाया तो उसका 5000 हो गया, या कहिए 1 लाख लगाया होगा तो उसका 5 लाख रुपया बन गया 1 साल के अंदर अंदर। मतलब ये जो 2 स्टॉक, इन चारों स्टॉक का रिटर्न जो ना बहुत बढ़िया है। आप अगर बैंक में जमा करेंगे तो आपको मिलता है 7 से 8%, म्यूचुअल फंड में जमा करेंगे तो 25% लाने में नाक घिस जाएगा आपका, और यहाँ पे आपको 25% से ज़्यादा ये चारों स्टॉक बना के दे रहा है। मतलब सोच सकते हैं ये चारों स्टॉक में अगर आप एंट्री करते हैं, चारों स्टॉक सोने पे सुहागा है। हर स्टॉक रिटर्न आपको, मतलब किसी भी बढ़िया से बढ़िया म्यूचुअल फंड के टक्कर का ले लीजिए तो उससे बढ़िया रिटर्न बना के दे रहा है लॉन्ग टर्म में भी। तो ये क्या अभी भी रिटर्न बना के दे रहा है? अगर वो चेक करें तो 6 महीने और 3 महीने का भी रिटर्न देखते हैं। 6 महीने का रिटर्न देखिएगा, 3 महीने का, तो सीमेंस 18% 6 महीने में, 3 महीने में 7%। मतलब 3 महीने में रिटर्न तो नहीं दिया, बट 6 महीने में भी 18% दिया है, बहुत अच्छा है। 6 महीने में ही 20% आपको रिटर्न मिला, साल में तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जुपिटर बैगन तो कहना ही नहीं है, 6 महीने में 272%, और पिछले 3 महीने में ये 1.5 गुना मतलब 2.5 गुना पैसा कर दिया। 2.5 महीने में ही, सॉरी 3 महीने में ही 2.5 गुना पैसा कर दिया। 150% तो पैसा आपका 2.5 गुना हो गया। अगर आपने 1 लाख लगाया तो आपका पैसा हो गया 2.5 लाख। आरके फौज भी कम नहीं है, 154% 6 महीने में इसने भी पैसा 2.5 गुना किया है, और पिछले 3 महीने के अंदर अंदर ही लगभग 70%, मतलब 80% कर दिया है, डबल करने के लिए आसपास पहुंचा हुआ है 3 महीने में मात्र। और टीटागढ़ का तो कहना नहीं है, 293% 6 महीने में, मतलब पैसा 4 गुना कर दिया, और ये 136% कर दिया 3 महीने में ही पैसा 136%। तो जुपिटर बैगन और टीटागढ़ ये 2 स्टॉक का तो कहना ही नहीं है। ये 2 स्टॉक तो मतलब छप्पर फाड़ रिटर्न के दे रहा है, ऐसा रिटर्न दे रहा है जो कि सपना हो सकता है। आप सपने में सोचें कि मैं पैसा लगाऊंगा 3 महीने में 5 गुना हो जाए, तो ये क्या है? अगर किसी को कहें कि मैं पैसा, जगह पैसा लगाया हूँ कि 3 महीने में ही हमारा कर दिया 3 गुना, तो कहेगा पागल उगल हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पागल नहीं हुआ है,
3 महीने में ही उसका पैसा जो है देखिए 6 महीने में यहाँ 4 गुना किया है और 6 महीने में यहाँ पे यहाँ भी 4 गुना किया है और यहाँ पे देखिए ढाई गुना किया है। ढाई गुना मतलब 3 महीने में ही ढाई गुना किया, यहाँ भी ढाई गुना लगभग किया। तो ये सपना जैसा ही लग रहा है। मतलब सोचिए कितनी तेज़ गति से रिटर्न इसने बना के दिया है। अब अगर रिजल्ट की बात करें इस 4 स्टॉक का देखिए, ये एनुअल रिजल्ट है फिर क्वार्टरली रिजल्ट। तो ये 3 साल से हर साल रिटर्न बढ़िया सॉरी रिजल्ट अच्छा आ रहा है और क्वार्टर में कहिएगा तो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट इसका खराब आया है सीमेंस का। लेकिन ऑल ओवर रिजल्ट अगर कहें लंबे समय का अगर देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न रिजल्ट है इसका। रिजल्ट बहुत अच्छा है, वेरी गुड रिजल्ट, बहुत अच्छा प्रदर्शित कर रही है। बाकी इन 3 कंपनी का तो एक्सीलेंट रिजल्ट है, मतलब कहना नहीं है, रिजल्ट पे डाउट कर ही नहीं सकते। 4 साल से देखिए ये तीनों कंपनी पिछले 4 साल से हर साल इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अगर क्वार्टरली की बात करें तो ये देखिए क्वार्टरली में सबसे बढ़िया है जुपिटर बैगन और टीटागढ़। इसका पिछले 5 क्वार्टर से हर क्वार्टर में जो इसकी इनकम और प्रॉफिट है वो बढ़ जा रही है। और आरके फोर्ज का भी बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से ऐसे ही परफॉर्मेंस चल रही है। तो ये चारों स्टॉक ना बवाल है, मतलब कि कोई भी स्टॉक में आप अगर एंट्री लेते हैं आपको म्यूचुअल फंड से बढ़िया रिटर्न बना के दे रही है। बट अब क्या अभी इस स्टेज पे इस स्टॉक में जाना ठीक रहेगा? सबसे पहले बात करें कि ये स्टॉक इतना क्यों भागा? तो इतना क्यों भागा, इसका हम अभी आपको सबसे पहले इसका बिजनेस समझ सका। इसका ये क्या बिजनेस करती है? ये बिजनेस करती है जुपिटर बैगन, आरके फोर्ज, टीटा, तीनों बैगन और रोलिंग स्टॉक का बिजनेस करती है, मेन रूप से रेलवे का। और रेलवे में हमने देखा कि रेलवे पिछले कुछ समय से बहुत आक्रामक तरीके से बहुत कम समय में 2030 तक का टारगेट रखा है, उसमें बहुत अधिक अचीव करना है रेलवे को। तो ये प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की भी बात की जा रही है, इसलिए ज़्यादातर ऑर्डर जो है प्राइवेट को मिला है। ये जुपिटर बैगन और टीटागढ़ और आरके फोर्ज तीनों को ये ऑर्डर मिले हैं। बट सबसे ज़्यादा ऑर्डर का फायदा किसको मिला? टीटागढ़ को मिला है, सेकेंड नंबर पे जुपिटर बैगन को, और आरके फोर्ज को सबसे कम ऑर्डर मिले हैं। इसी हिसाब से देखिए स्टॉक विभाग है, सबसे ज़्यादा भागा है टीटागढ़, फिर जुपिटर बैगन, फिर आरके फोर्ज। अब देखना है कि ये कब से भागना शुरू किया। आपको एक बात बहुत मतलब आश्चर्य लगेगा। ये था जुपिटर बैगन था 10 रुपये का स्टॉक 2020 में। टीटागढ़ था 20 रुपये का स्टॉक, आरके फौज था 30 रुपये का स्टॉक। मतलब 30 रुपये अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 रुपये का मतलब आपको आप जाके चेक कर लेना। तो ये 10 20 और 30 रुपये का स्टॉक आज कितने पे है? आज देखिए इसका प्राइस है 800, 300, 600 और 800। तो ये 20 रुपये वाला 800, 30 रुपये वाला 600 और 10 रुपये वाला 345 पे ट्रेड कर रहा है। यही कारण है कि देखिए कि इसका जो स्टॉक पी है काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया, 76, 60 और 38। तो 76 और 60 वाला तो अभी खरीदने का मतलब है नहीं। 38 वाला पे हम सोच सकते हैं, लेकिन इस कंपनी को सबसे कम ऑर्डर मिले हैं। अब देखिए टीटागढ़ और जेडब्ल्यू को तो बहुत ऑर्डर मिले थे, क्या ये सारे ऑर्डर एक ही बार मिले? नहीं। ऑर्डर मिलने स्टार्ट हुए इनको 2019-20 में ऑर्डर मिलना, मतलब बल्क ऑर्डर मिलना स्टार्ट हुआ और लगातार ऑर्डर मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही बार ऑर्डर मिला, हर बार हर साल कुछ ना कुछ इनको ऑर्डर मिल रहा है। कुछ ना कुछ ऑर्डर मिलने के कारण क्या हो रहा है, अब देखिए इसका जो रिजल्ट अच्छा आ रहा है, एक्सीलेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है रिजल्ट एक्सीलेंट? क्यों आएगा? क्योंकि कमाई अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा। बिजनेस मतलब क्या होगा? ऑर्डर मिलेगा तो बिजनेस अच्छा होगा, लिंक्ड है दोनों। तो इनको ऑर्डर अच्छा मिला जिससे इनकी क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आए, जिससे रिजल्ट इसके प्राइस खूब भागे, दबा के भागे। और ये क्या अब रुक जाएंगे? अभी रुकने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट एक साल ऑर्डर तो इनको पहले से मिलना स्टार्ट हो गया। पॉलिसी तो अभी नेशनल रेल प्लान जो है वो तो अभी एक साल पहले आया है। वो कहता है 2030 तक हम ये सारे टारगेट हासिल करेंगे। तो यानी कि 2030 तक इनको ऑर्डर मिलेगा, वो सारे रिक्वायरमेंट यही सब स्टॉक पूरा करेंगे, क्योंकि इतने ही स्टॉक है ना, इनको ही तो काम करना है। या तो बिजनेस, या तो अब टेंडर जो है, अब देखिए ये नहीं कि अभी जुपिटर बैगन मिला तो अगली बार भी जुपिटर बैगन को मिलेगा, टीटागढ़ को मिलेगा। आरके फोर्ज को कम मिला तो अब नहीं मिलेगा, किसी को भी मिल सकता है। यहाँ पे तो टेंडर होगा। अब टेंडर कौन हासिल करता है, कौन जीतता है? अब कई चीज़ें पे देखा जाता है, कई टेंडर बन जाता है, कुछ नॉमिनेशन बेसिस पे होगा। तो ये हर चीज़ देखा जाएगा। उसमें जरूरी नहीं है कि अब टीटागढ़ अच्छा किया तो टीटागढ़ को ही सारे ऑर्डर आगे आने वाले भी मिलेंगे। हो सकता है आगे आने वाले आरके फोर्ज को मिल जाए या जुपिटर बैग को ज़्यादा मिल जाए। तो इन तीनों स्टॉक में को हम बराबर मान के चल सकते हैं। अभी तक जो भागा वो है जो इसको ऑर्डर मिला, ऑर्डर बुक उसके हिसाब से। और टीटागढ़ को ऐसा नहीं कि टीटागढ़ ज़्यादा भागा तो सिर्फ रेलवे से, रेलवे के अलावे और दूसरे सेक्टर में भी काम करती है, स्टील के सेक्टर, वहाँ भी इसको बड़े बड़े ऑर्डर मिले और सब मिल करके इसको खूब भगाया। बट इस स्टॉक में जुपिटर बैगन और टीटागढ़ में इस 76 और 70 60 के पी पे खरीदना अभी सही नहीं होगा। सबसे पहले हम इसके अगर एंट्री करना है इस स्टॉक में तो इसके जो आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट है उसको वेट करेंगे। इन
इन तीनों स्टॉक में। अगर रिजल्ट अच्छा आता है, रिजल्ट अगर अच्छा आएगा, देखिए ये पी कम कैसे होगा, ये पी दो कारण से कम होगा। या तो इसका स्टॉक टूट जाए, काफ़ी नीचे हो जाए, ये टूटने के चांसेस है नहीं। टूटेगा कब? जब रिजल्ट खराब आ जाएगा ना, तो टूटेगा भी तो जोरदार टूटेगा। 50-40% भी स्टॉक टूट जाएगा अगर रिजल्ट खराब आए तो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दे दिया है। अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न, अगर गति यही रहेगा इसका, तो सोच रहे हैं कितना रिटर्न बना के दे दिया, आसमान को छू देगा। तो ये गिरना तो है। अब गिरने का इसको कारण चाहिए, जो बहुत ज़्यादा कम समय में चले जाता है। देखिए 3-3, 6-6 महीने में 4 गुना, 5 गुना कर दिया है। तो इतना ज़्यादा अगर तेज़ गति से गया है ना, तो अब इसको गिरने के लिए एक रीज़न चाहिए। एक खराब रिजल्ट इसको बहुत नीचे लेके आ सकता है, इन दोनों को। इसलिए इस स्टॉक में अभी एडवाइस नहीं है। अगर इसमें आपको जाना है, तो आप इसके क्वार्टर के रिजल्ट देखिए, रिजल्ट अच्छे आएँगे। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप हाई पी पे भी ट्रेड कर लीजिए। अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो दूसरा, और ये पी कैसे कम होगा? अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, तो भी पी डाउन हो जाएगा, क्योंकि पी का फ़ॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इज़ इक्वल टू सॉरी, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग अगर बहुत अच्छा हो जाए, अर्निंग अगर डबल हो जाता है, सपोज़ अर्निंग डबल हो जाता है, तो प्राइस तो वही रहेगा, प्राइस तो अचानक रातों-रात भागेगा नहीं। अर्निंग रातों-रात, रिजल्ट आया 75 की अर्निंग हो गया है डबल, तो क्या होगा? ये पी हो जाएगा आधा। अगर 76 के पी पे ट्रेड कर रहा है, अगर उसका अर्निंग्स हो जाए डबल, तो यही पी फिर आपको तुरंत एडजस्ट होकर के 38 हो जाएगा। तो 38 के पी खरीदना बिल्कुल सही प्राइस लगता है। तो आपको 2 तरीके से पी कम हो सकता है। स्टॉक गिरेगा तब, या रिजल्ट बहुत अच्छा शो कर दे। अगर रिजल्ट बहुत अच्छा शो कर देगा, तो पी भी कम हो जाएगा, और रिजल्ट चूँकि अच्छा आएगा, तो स्टॉक में फिर से खरीदारी बढ़ेगी। तो एक अगर रिजल्ट इसका अच्छा आता है, बहुत बढ़िया आ जाए, तो आप इसमें हाई पी पे ही एंट्री कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। लेकिन अगर रिजल्ट खराब आए, तो समझ लीजिए जिनके पास है वो तो पहले आराम से होल्ड करिए, निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर रिजल्ट खराब आए, तो अपना पैसा आप फटाफट निकाल लीजिए, क्योंकि गिरेगा तो बहुत तेज़ गिरावट होगा। इसको गिरने का बस एक छोटा-मोटा कारण चाहिए गिराने वाले को, और वो एक खराब रिजल्ट इसको गिराने के लिए काफ़ी होगा, पहली बात। दूसरा, अगर आरके फोर्ज की बात किया जाए, इसका पी बहुत बढ़िया है, 38 के पी पे है। इस पे एंट्री अभी के समय में भी किया जा सकता है। दूसरी बात, जो ऑर्डर मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि जुपिटर को मिला, टीटागढ़ मिला, आरके फोर्ज को कम मिला, आने वाले समय हो सकता है इसको ज़्यादा ऑर्डर मिले। तो आपको ये स्टॉक भी फिर इसी तरीके से भाग सकता है। तो आप, अगर ऑर्डर ज़्यादा नहीं मिलेगा, तब भी कुछ ना कुछ ऑर्डर इसके हाथ ज़रूर लगेंगे, तो ये स्टॉक भी आगे आने वाले समय में भागता रहेगा। तो रेलवे का ये चारों दमदार स्टॉक है। अगर बात करें अब सीमेंस की, सीमेंस क्यों नहीं भागा? सीमेंस को सबसे बड़ा ऑर्डर मिला 2023 में मिला, और 11 साल तक ये ऑर्डर मिलता रहेगा, मतलब 11 साल तक इसके रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद एक तरह से बंद गई है। क्यों नहीं भागा ये स्टॉक? क्योंकि इसका पी कितना है? 76। मैं जो कर रहा हूँ कि जुपिटर वैगन टीटागढ़ में मत जाइए, इसलिए कि फ्रेश बाय नहीं करिए, क्योंकि 76 के पी पे पहुंचा हुआ है। अब क्या ये भाग करके 150 के पी पे जाएगा? दूसरा, क्यों नहीं भागा? क्योंकि ये लार्ज कैप का स्टॉक है, लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है, और पी काफ़ी हाई है, इसलिए इतना बड़ा ऑर्डर नहीं तो मिलता। अगर ये माइक्रो कैप कंपनी या मिड कैप कंपनी होती और इतना बड़ा ऑर्डर मिलता, तो ये स्टॉक 4 गुना 5 गुना अब तक ही दे चुका होता, 8 महीने में ही। बट ये नहीं दिया, क्योंकि लार्ज कैप का स्टॉक है, और दूसरा, स्टॉक पी काफ़ी हाई हो रखा है। बट अब जो ये ऑर्डर जनवरी में मिला है, जनवरी 23 में मिला है, इसका पैसा, इसका जो अर्निंग है, रिजल्ट है, उस पे इम्पैक्ट दिखना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, ये तो मैं अभी क्लियर कट नहीं कर सकता। बट मुझे नहीं लगता है कि उसका जो अभी जो सप्लाई करेगा, फिर उसका पैसा मिलेगा, ये टाइम लगता है, इसमें 6 महीना टाइम तो लगता है। तो अब आने वाले क्वार्टर में उसका जो ऑर्डर मिला है ना, उसका असर, उसका इम्पैक्ट रिजल्ट में अब आने वाले क्वार्टर में दिखेगा। मतलब कि आने वाले क्वार्टर में इसके रिजल्ट सुधर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर जो मिला, उसका इम्पैक्ट उसमें दिखेगा। और अगर रिजल्ट सुधरा, अगर इसकी अर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो ये पी भी से एडजस्ट हो जाएगा, और ये 76 के पी के घट करके ये भी 50 के नीचे आ सकता है। और उस समय इस स्टॉक में भी एंट्री का बहुत सही समय होगा, क्योंकि ये स्टॉक को जितना बड़ा ऑर्डर मिला है, ये भी भागेंगे। और ये ऐसे भी अगर नहीं भागेंगे, तो हमने देखा कि 30% से ऊपर का रिटर्न 5 साल में बना के दे रहा है। देखिए, अगर अब बात करें आरओई की, सबसे बढ़िया था जुपिटर का, आरके फोर्ज का, फिर टीटागढ़ का, और फिर सीमेंस का। इन चारों का एक ही रेंज के लगभग है, 20 से 25 के बीच है आरओई। तो आरओसी तो सब बराबर है, तो इतनी महंगे स्टॉक अभी नहीं खरीदना है। सीमेंस, जुपिटर वैगन और टीटागढ़, इसमें वेट करना है रिजल्ट की। अगर अभी तुरंत आपको खरीदना है, तो आरके फोर्ज खरीद सकते हैं, क्योंकि ये भी उसी टक्कर का, सब एक ही टक्कर का स्टॉक है। अब कोई भाग गया, कोई नहीं भागा, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है बस। सीमेंस में कोई दिक्कत नहीं, सीमेंस हर लेवल पे बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, सीमेंस के साथ आप आराम से जा सकते हैं, सीमेंस में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 स्टॉक का ये रिव्यू। अब बात करते हैं बाकी जो 3 स्टॉक रह गए,
चार स्टॉक और रह गए, उसकी बात करें तो ये देखिए टेक्स रेल, ओरी रेल, बीसीपीएल, सिमेको, ये भी जो है इसी सब बिजनेस में है। अगर बात करेंगे तो ये जो है टेक्स रेल क्या है, टेक्स रेल देखिए रोलिंग स्टॉक ही बनाता है ना, रेल ईपीसी यही सब करता है। और ये देखिए ओरी रेल क्या करता है, सीट और बर्थ बनाता है, बोर्ड बनाता है, मतलब छोटे छोटे चीज़ में ये काम करे। बीसीपीएल की बात करें तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के काम कर रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन का हमने अगेन देखिए उसमें पॉलिसी में था कि इलेक्ट्रिफिकेशन हम 100% इलेक्ट्रीफाइड की तरफ जाएंगे। तकनीकी ओएचई प्रोजेक्ट, अदर प्रोजेक्ट फॉर रेलवे एंड गवर्नमेंट पार्टी, तो ये करती है। सिमको क्या करती है, सिमको क्या करती है, फ्रेट बैगन्स, सिमको जो है फ्रेट बैगन ये भी बनाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनकी फाइनेंशियल की। फाइनेंशियल की अगर बात करें तो आप देखिए फाइनेंशियल की अगर बात करें तो ये सब बिल्कुल बर्बाद स्टॉक हो रखा है। ये चार स्टॉक की सिर्फ बात कर रहे हैं, इस चार स्टॉक की। देखिए आर सी आर ओ ई देखिए, तो ये तीन तो बिल्कुल बर्बाद है। एक यही अच्छा दिख रहा है 15 और 10 का, ये बीसीपीएल, बीसीपीएल अच्छा दिख रहा है। बीसीपीएल देखिए सिर्फ 92 करोड़ की कंपनी, बिल्कुल नैनो कैप कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है। प्राइस 55 पे चल रहा है और स्टॉक का पी देखिए कितना चल रहा है, पी इसका चल रहा है, बीसीपीएल की बात करें तो 13 का पी चल रहा है। ये स्टॉक अगर इन चारों में किसी एक स्टॉक के साथ जाना है तो बीसीपीएल, 92 करोड़ इसका मार्केट कैप, बहुत छोटी कंपनी है। रिस्क, जो रिस्की इन्वेस्टर हैं वो इसमें जा सकते हैं। और 55 का प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 13 के पी भी कम है, आपको सस्ता मिल रहा है। ये देखिए इन दोनों स्टॉक तो बिल्कुल बकवास है। आर ओ बिल्कुल कम है और फिर भी 74 और 70 पे ट्रेड कर रहा है। और ये देखिए इसका आर ओ कम है, ये बट कम पी पे ट्रेड कर रहा है, बट इसका हम बाकी चीज़ें दिखाएंगे आपको तो पता चलेगा। तो ये एक इकलौता स्टॉक बीसीपीएल ठीक लग रहा है, जिसका आर ओ भी ठीक है, कम पी पे आपको मिल रहा है। और देखिए लोन भी नहीं है, इस पर लोन भी सबसे कम है चारों स्टॉक में, 0.03 लोन है, इससे इंटरेस्ट कवर रेशियो 6 है। बाकी का इंटरेस्ट कवर रेशियो देखिए तो एकदम सब खत्म है, एक के आसपास है। इन स्टॉक में नहीं जाना है। बीसीपीएल थोड़ा ठीक लग रहा है। बीसीपीएल का देखिए, बीसीपीएल का अगर देखा जाए प्रमोटर होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग, तो भी बढ़िया है, 73 और 27। और ये देखिए 5 साल अभी हुए ने स्टॉक को, 2018 में आया है। अगर रिटर्न की बात करें, रिटर्न भी देखिए अच्छा बना के दे रहा है, 45, 27, 22, मतलब ये भी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है, 25% से ऊपर। लेकिन रिजल्ट इसके उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। गुड मतलब ठीक है, वेरी गुड होता, एक्सीलेंट होता तो कहना ही नहीं, तब तो तुरंत कहते इसी स्टॉक के साथ जाओ। बस इस स्टॉक के रिजल्ट अच्छे इतने नहीं आ रहे हैं, बट ये भी बैगन बनाने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर रहा है। तो ये स्टॉक में भी दम है। जो रिस्की इन्वेस्टर है वो बीसीपीएल में भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क रहेगा, हीरो और जीरो स्ट्रेटजी वाला होगा, क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर इसने अच्छे रिजल्ट दिखा दिए, एक आध बड़े ऑर्डर इसके हाथ लग गए, फिर तो कहना नहीं है। नैनो कैप बहुत छोटी कंपनी है, आपको एकदम छप्पर फाड़ रिटर्न बना के दे सकता है। ये भी टीटागढ़ बन सकता है। अगर टीटागढ़ जैसे स्टॉक आप ढूंढ रहे हैं, आप तो रिस्क लेना पड़ेगा। टीटागढ़ अब तो बन गया तो सब पॉपुलर हो गया, बट बनने के पहले कौन कौन जा पाया, वो भी बीसीपीएल टाइप का ही था पहले। 2010 में मतलब 10 साल से ट्रेड कर रहा है स्टॉक, बस 19 तक बिल्कुल फ्लैट था। 2014 से 2019 तक, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको रखना चाहूँगा, 2014 से 19 तक, 19 क्या 22 तक, सॉरी 22 तक, 2022 तक टीटागढ़ नेगेटिव में था, मतलब टीटागढ़ लॉस में थी कंपनी। 2023 में पहली बार कंपनी प्रॉफिट में आई, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्डर मिले और ये कंपनी ने धमाका कर दिया। तो ऐसे कुछ पीसीपीएल भी कर सकता है। अगर आप चाहते हैं धमाका करना तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ये थी आज की जानकारी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया क्योंकि कई चीज़ कवर करना था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।